वंदे मातरम। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं बिहार का रण। और बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के बड़े नेता थे, उनकी हार हुई और उनके सामने मुरारी मोहन झा बीजेपी से उन्होंने जीत हासिल की है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े नेता थे, उनकी हार हुई है और ये एनडीए को पहली जीत मिली है। कहीं ना कहीं लगातार जो हम कह रहे थे कि फाइट चल रही है, लगातार कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रवि प्राशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ मनोज मनु जी हैं, नेता जदयू हैं। हमारे साथ प्रभाकर उनियाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार है, वरिष्ठ स्तंभकार हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान से। हमारे साथ भागीरथ शर्मा जी भी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। अब की बार जिस तरह से बिहार का रण चल रहा है और बिहार के इस रण में आप देखेंगे कि सुबह के कुछ और रुझान थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब जो रुझान है वो बढ़ते जा रहे हैं। एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है। कब क्या हो जाए राजनीति में पता नहीं लगता। लेकिन जैसा कि शुरू से ही एक बात हो रही थी कि जो महिला मतदाता है, क्या लगता है आपको कि उसका एक कमाल है? क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा था कि पीछे की तरफ जनता दल यू है और कहीं ना कहीं लास्ट चरण में तो खुद नीतीश कुमार बोल गए थे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उलट फेर, और हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो लोग ये कह रहे थे कि बढ़त कहीं और है, उनको देखना चाहिए। बहुत जल्दी बहुत लोगों ने की थी, लेकिन आज जो नतीजे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। लगातार बड़े नेताओं की भी हार अब की बार हो रही है। मिला जुला असर दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए परविंदर जी, गोस्वामी जी, जिस प्रकार का माहौल इस बार पहली बार बिहार में देखने को मिला, शुरुआती दौर में तो आपके तेजस्वी आगे बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी आपको धरातल पे देखने की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ पर बिहार में 4,57,00,000 मत पड़े थे और अभी तक काउंटिंग 1 करोड़ की करीब हुई है। तो इसका मतलब है कि अभी, क्योंकि ये बात तो सही है कि अब एनडीए की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बैठ के वहां पे 12 आम सभाएं की, राजनाथ सिंह जी ने 22 आम सभा की, इसके अलावा जेपी नड्डा ने 20 की, और नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा बाद में कि मेरा तो लास्ट चुनाव है, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। और महिलाओं का रुझान, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति जो मोदी जी ने योजनाएं दी और जिस प्रकार का लाभ देखने को मिल रहा है एनडीए की तरफ से, और जो कुछ है, और ये भी कह दिया है एनडीए ने कि हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। बिना लालू प्रसाद के, बिना पासवान के चुनाव पहली बार देखने को मिला। ऐसा पहला कभी नहीं था कि ना पासवान थे ना आपके लालू प्रसाद थे, दोनों ही है। लालू प्रसाद तो जेल में और पासवान भगवान को प्यारे हो गए। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाषा का संयमता भी इस बार तेजस्वी ने भी रखी। और जिस प्रकार से चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे, वो तो जरूर बोले। बाकी किसी के नेताओं ने जिस प्रकार से माहौल देखने को मिलता था, जैसे लालू प्रसाद यादव जो कुछ मोदी जी को जवाब देते थे और मोदी जी उनको जवाब देते थे, जिस प्रकार का माहौल देखने को मिलता था, नीतीश और यादव की जोड़ी ने, लालू प्रसाद की जोड़ी ने जिस प्रकार से गेन किया था 2015 में। लेकिन अब अलग है, अब बिल्कुल अलग चीजें हैं कि अब नीतीश कुमार को जिताने के लिए मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी, क्योंकि अमित शाह इस चुनाव से दूर रहे, अमित शाह नहीं आए नीतीश कुमार के विरोध के कारण। अमित शाह ने अपनी दूरी बनाए रखी, बंगाल में चले गए, वो बिहार में नहीं आए क्योंकि 370 धारा और उसके अलावा आपके एनआरसी का मुद्दा अगर उठ जाता, क्योंकि 14% मुस्लिम मतदाता है बिहार में और ओबीसी 28% हो जाता है। और अगर ओबीसी और वो लालू जी ने तो राज 15 साल तक इसी कारण किया कि मुस्लिम और ओबीसी के कारण जीतते रहे थे। अब वो कितना कुछ कर पाए, क्योंकि मतदाता ने फैसला कर दिया। ईवीएम मशीन की काउंटिंग शुरू हो रखी है और आप शाम को 4 बजे तक स्पष्टता हो जाएगी कि वापस से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये तो लग रहा है जिस तरह से बिल्कुल अभी तक अभी केवल कयास ही हम यही कह रहे हैं कि रुझान है
और रुझानों पे ही बात हो रही है और रुझान कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें राजद की तो अभी भी 102 सीटों के साथ वो हैं और बहुत ज्यादा वहां मैं कहूंगा कठिन चुनाव चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े मतों का अंतर है, लगातार कुछ 500 700 वाले बहुत सारे सीटें फंसी हुई हैं। लगातार जो अपडेट आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। भगीरथ शर्मा जी, अब की बार जो चुनाव है बड़ा चौंकाने वाला है। आप देखेंगे कि जिस तरह से बात हो रही थी, भीड़ की बात हो रही थी, कोविड के अंदर ये चुनाव हो रहा है, बहुत सारे अब की बार इसमें एक अलग तरीके के प्रयास हुए, चुनाव आयोग के भी अपने प्रयास हुए। हाँ, एक बार बिहार में जिस तरीके से अभी श्याम सुंदर शर्मा जी ने बोला कि इस बार बिहार में जुमलेबाजी कम हुई और जो घटनाएं होती थी उस पर भी अंकुश लगा, वो तो एक अपने आप में बड़ा सराहनीय काम है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को उसका हम कहेंगे कि एक शाबाशी भी मिलनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें ये आज जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, हर कोई बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि मामला जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मतों का अंतर नहीं है एक दूसरे के हार जीत में। कोई 2000 से ऊपर है, कोई 500 से ऊपर है, कोई इतना, बस इसी में चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अब की बार का चुनाव है बड़े चौंकाने वाला। 4 बजे तक की बात हो रही है, लेकिन हम कहेंगे कि 5-6 जरूर इसमें बजेंगे इस आकलन को और करने में कि कहां मतदाता ने अपना रुख जताया। भगीरथ शर्मा जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को बिहार के? जी बिहार ने इस बार जो है जो चुनाव हुआ और वहाँ की जनता ने, खासकर राजनेताओं ने भी एक अलग तस्वीर प्रस्तुत की। हालांकि कहीं पर जो है कुछ उदाहरण आए जहाँ पर थोड़ा सा जिसको कहते हैं भाषा का संयम नहीं रख पाए कुछ लोग, और नीतीश जी ने लालू और उनके परिवार पर अधिक संतान को लेकर के टिप्पणी कर दी थी, और उसका जो उनके बेटे ने जो जवाब दिया वो बड़ा शालीन और बहुत ही संस्कारवान, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बच्चा बड़ा संस्कारवान है। और उसने इतना आदर दिया नीतीश को कि भाई ये तो मेरे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं, वो हमें कुछ भी कहें वो हमारे लिए आशीर्वचन हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज उसका गया और बड़ा जो है भाषा की जो शालीनता थी वो बनी रही। एक बात, दूसरा, जब एक बार बात आ रही है, उठने लगी है कि जब एनडीए बढ़ने लगा और प्रारंभिक दौर में जब बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो उसमें एनडीए पीछे था, और जब ईवीएम खुला तो फिर जो है उसमें एनडीए ने निश्चित रूप से बढ़त ली है, और ये बढ़त जो है उत्साहजनक दिखाई पड़ती है। लेकिन एक गौर करने की बात ये है कि अब जो बातें उठ रही हैं कि महिलाओं ने बहुत अच्छा इसमें योगदान दिया है, और जो महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चली, शायद उनका वो असर प्रभाव रहा, या फिर शराबबंदी का, खासकर जब जो नशे की जब कोई प्रवृत्ति पनपती है परिवार में किसी पुरुष सदस्य को, तो उसका खामियाजा सीधा प्रभाव घर की गृहिणी पर ही पड़ता है। और ये लग रहा है कि महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़ के जो वोट दिया, और उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि एक नशा मुक्त बिहार की शायद उन्होंने कल्पना की है, तो उससे जो एनडीए बढ़त में दिखाई देता है। लेकिन अभी जल्दबाजी इसलिए होगी कि 25% वोटों की गणना अभी नहीं हुई है, और ये गणना जो जहां 50 से अधिक चक्र में गणना होनी है वहां जो है शाम के 8 बजे तक परिणाम आएंगे। तो अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है, चूंकि बिल्कुल 100 से शर्मा जी, क्योंकि अभी है, अभी तो केवल ये एक रुझान है, रुझान किधर भी जा सकता है, क्योंकि राजद भी बहुत नीचे नहीं है। आप 102 को बहुत कम नहीं आंक सकते, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बड़ा कम है वहां पे भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा नीचे ऊपर है। रवि, अगर हम बात करें, क्योंकि आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत सारी चीजें देखते आ रहे हैं, बिहार का ये चुनाव अब की बार बड़ा खास था। लेकिन अगर आप देखें, हम यही कहेंगे कि वास्तव में जिस तरह से सब लोग निकले, तो जो तेजस्वी की जिसकी बात हो रही थी, अनुभवहीनता को लेकर भी बात हो रही थी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप उन्होंने झेले, ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर दी है। और अभी एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से जीते हैं, जदयू के हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव बड़ा चेहरा है,
जनता दल यू से उन्होंने जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं खाता खुलना शुरू हो गया है और अब जिस जो रुझान है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों में तब्दील होने जा रहे हैं। और लगातार हम कहते हैं बड़ी खबर है, विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से जीत गए हैं। जी हाँ, जदयू के हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी। तो बहुत अब जो है वो अब हम कहेंगे कि जो वास्तविक तस्वीरें हैं अब आना शुरू हो जाएगी। और ये सुबह से भी क्यास लग रहे थे कि 2 बजे के बाद कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो धरातल वाली बात जो हो रही है ना, वो आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं खाते जो खुलने की शुरुआत हुई है, बीजेपी और जनता दल यू दोनों का खाता खुल गया है। रवि, अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें थी, तो मैं एक बात कह रहा था कि जिस तरह तेजस्वी ने इस चुनाव में जिस तरीके से भागदौड़ की, हम कहेंगे लगातार दिन भर रैलियां की है, कहीं ना कहीं जो एक रुझान भी जो आ रहे हैं, अगर 102 सीट पे भी वो आ गए हैं महागठबंधन को लेकर, अकेले चेहरे थे वो महागठबंधन का, ऐसा नहीं था कि उनके पास, इवन ये भी हुआ कि ये भी कहा गया कि उनके जो पोस्टर थे उसमें से लालू यादव और राबड़ी जी भी गायब हुई। तो बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से वो मैदान में डटे, कैसे आप देखते हैं कहीं ना कहीं वो अपने जो मिशन है हम कहेंगे उसमें कामयाब लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि उनकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। जी रवि। देखिए प्रवींद्र जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये तो बताया गया कि इस बार कोविड-19 की वजह से जो पोलिंग बूथ की संख्या थी वो 1,06,000 रही, काफ़ी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से पोलिंग बूथ बनाने पड़े। तो जाहिर है कि ईवीएम भी ज़्यादा होंगी तो मतगणना में थोड़ी विलम्ब होगा। लेकिन एक जो सूचना मुझे मिल रही है जिसका जिक्र आपने किया भी है कि जो करीब 125 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर जो लीड है वो 1000 से कम है या 1000 के आसपास है, 1000 प्लस माइनस है। बिल्कुल तो जी। ये बिल्कुल अभी कांटे की टक्कर है, ये अभी भी मान के चलना चाहिए। और यही वजह है कि अभी जब बिहार बीजेपी से कुछ पत्रकारों ने प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि 4 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पटना में, उसके बाद जो भी हमारा रुख है वो स्पष्ट करेंगे। तो वो लोग भी वेट एंड वॉच का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह का जश्न आमतौर पर और दूसरे राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें शुरू हो जाता है, वैसा उतने बड़े पैमाने पर जश्न भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में उतने बड़े पैमाने पर जश्न दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी एकदम से उसकी अभिव्यक्ति नजर नहीं आ रही है। तो वो दूध के जले हैं। पिछले चुनाव में की शुरुआती रुझानों के बाद ही जिस तरीके के हालात वहां हो गए और 1-2 घंटे बाद जो चीजें सामने आई, लेकिन जो सीटें ऐसी हैं, 125 नहीं 150 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार का मार्जिन 500 और 1000 के बीच आ रहा है। जी मैं ये कह रहा था कि जहां तक तेजस्वी यादव की राजनीति में धमाकेदार एंट्री का सवाल है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ये कम से कम तय हो गया है कि लालू यादव की अगली पीढ़ी 3-4 दशक तक बिहार की सियासत में असरदार तरह से रंग अपना दिखाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई गई। चुनाव से पहले, चुनाव प्रक्रिया शुरुआत होने से पहले ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में पटना में एक बयान दिया कि भाई हमारे जो माता पिता का जो शासनकाल था उसमें 15 साल में जो हुआ, हम तो बहुत छोटे थे, हम उसके लिए क्षमा भी मांग लेते हैं, लेकिन हमसे आप नई उम्मीद लगा सकते हैं। जिस तरह से आरजेडी के पोस्टर्स से, जो आरजेडी का दफ्तर है पटना में, उसके बाहर जो एक बहुत लंबा होर्डिंग लगा, उसमें केवल तेजस्वी यादव बहुत शालीन मुद्रा में रखे गए, लालू यादव का चेहरा अलग कर दिया गया। जिस तरह से तेज प्रताप यादव को रोका गया, बयानबाजी करने से ही रोका गया, और केवल उनको अपनी जो विधानसभा सीट थी जो महुआ छोड़कर हसनपुर वहां पहुंचे। और भी थोड़ी देर पहले की खबर ये थी कि तेज प्रताप यादव भी पिछड़ रहे हैं वहां से। तो उनको जिस तरह से उनकी लगाम, उनकी मुश्किलें जिस तरीके से कसी गई, राबड़ी देवी को चुनाव मैदान में प्रचार के लिए बिल्कुल भी करीब इस्तेमाल नहीं किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम रैलियां की। तो ये बहुत सोच समझ करके तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने प्रोजेक्ट किया था। और अब
बिहार की सियासत में, और ये बहुत अच्छी बात भी मुझे लगती है कि विपक्ष में अगर कोई नई सोच का लड़का हो, युवा अगर बैठा हो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो एक लोकतंत्र के लिए बहुत हितकारी और सेहतमंद लोकतंत्र को बनाने वाली बिल्कुल बात है। रवि जी, और कहीं ना कहीं जो वो माफी है वो काम कर गई, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें, तेजस्वी ने लोगों को कहा, और बड़ी मतलब एक ये बड़ी बात है कि उन्होंने अपने जो माता पिता हैं उनके कार्यकाल को उस तरीके से स्वीकार भी किया कि हाँ कुछ गलतियां हुई है, और गलतियां हुई है तो मैं माफ़ी भी मांगता हूं। और वो जो माफ़ी शब्द है वो बिहार में जादू तो कर गया, क्योंकि लगातार जो है अभी भी हम कहेंगे कांटे की टक्कर है। और सुशील कुमार जी, क्योंकि आप भी शुरू से बिहार चुनाव को देखते रहे हैं, लगातार ऐसा हो रहा था कि अब की बार युवाओं का जादू जरा कुछ ज़्यादा ही चलता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी और एक तरफ लोजपा, क्योंकि यहाँ पर उसकी बात करनी भी जरूरी है, चिराग पासवान का भी जादू चला है बहुत सारी जगह। आप देखें वो भले ही जीत हार वाले अगर सेटअप की हम बात करें तो वो जीतने में कुछ सीटों पे कामयाब रहे, लेकिन हराने में बहुत बड़ा फैक्टर उनका दिख रहा है। जिस तरीके के आंकलन आ रहे हैं कि जहां 1000 और 2000 की जब बात होती है और ऐसे में 10-10 हजार 15-15 हजार वोट लोजपा लेके जा रही है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी जादू चलता दिखा है। और इस बार का जो चुनाव है वो वास्तव में युवाओं को एकदम सामने रखकर जनता ने भी देखा है, क्योंकि अभी भी एकदम नेक टू नेक चल रहा है। भले ही रुझान कहीं भी जाएं, लेकिन अभी तक लग ऐसा ही रहा है कि बहुत जल्दी होगी। अगर किसी के लिए भी कुछ हम कहें, 4 बजे तक जरूर हमें वेट करना होगा, क्योंकि लगातार अप डाउन का माहौल है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुशील कुमार जी। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि युवाओं को इस बार रिझाने का भी जो प्रयास था वो काफ़ी बड़ा था। और चूंकि तेजस्वी और जैसे कि आपने जी चिराग पासवान की बात कही, ये सब भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि स्वयं एक युवा थे और जो एक पॉलिटिकल अपना एक पैठ बनाना चाहते थे अपनी अगली पीढ़ी के तौर पर, अपने पिता के बाद की पीढ़ी। तो एक उसमें भी इनकी एक चुनौती थी कि इनके नेतृत्व में जनता किस तरीके से लेती है। और मुझे ऐसा लगता है गोस्वामी साहब की जो 31 वर्षीय जो तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख रोजगार का एक दांव चला, वो दांव पता नहीं चुनाव के बाद उनकी सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, क्या करते क्या ना करते, लेकिन ये इस टाइम का बहुत ही अपीलिंग था। जैसे कहते हैं ना, सम्यक दर्शन आ गया था कि एक ऐसा दृष्टिकोण लेके आए जब रोजगार की इतनी प्रमुखता और महत्ता लॉकडाउन के बाद बढ़ गई थी। तो युवा कहीं ना कहीं आप पूरे सिनेरियो को देखें तो अगर बुजुर्गों ने, महिलाओं ने अगर नीतीश की तरफ एक स्टैंड लिया है कि हमको इसी तरीके का एक रिपीट सत्ता चाहिए जिसमें कि कानून व्यवस्था है या जैसा भी विकास, हम तो एक बात कहते हैं ना कि सर कि अगर फ्रिज पुराना भी ठंडा करता है, लेकिन चूंकि हम उसको इसलिए बदलना चाहते हैं कि वो 15 साल पुराना हो गया है। ठीक यही नीतीश कुमार के साथ है कि सत्ता तो वो भी चला रहे हैं, लेकिन कई लोग इसलिए भी बदलना चाहे होंगे कि ये 15 साल से चला रहे हैं, सैचुरेटेड हो गए। उनके गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस पर जो युवाओं की धरपकड़ है, चूंकि जैसे रोजगार को लेकर के नयापन दिखा कि नहीं दिखा, शराबबंदी को लेकर के महिलाओं ने उनको पॉजिटिव लिया, लेकिन युवाओं ने नौकरी को लेकर के तेजस्वी को पॉजिटिव लिया। तो जो आपका क्वेश्चन है कि युवा तो हो न हो, अगर युवा तेजस्वी के साथ या चिराग पासवान जहां पर वोट काट दिए होंगे इनके और कुछ अपना सीट हथियाएंगे, कहीं ना कहीं युवाओं के रुझान को इन्होंने युवा होने के नाते साथ में युवाओं के लिए जो कुछ कर गुजरने की बात कही, वो एक फैक्टर है इस चुनाव में। उससे बड़ा फैक्टर मैं समझता हूं कि कुशासन का जो मोदी साहब ने बार बार जिक्र किया, उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाएं। तो मुझे लगता है तेजस्वी चाहे भले ही सत्ता में ना आ पाए, लेकिन मैं उनका इस बात के लिए एक प्रकार से प्रबल उनकी दावेदारी को मैं मजबूत मानता हूं कि उन्होंने वाकई में उस फ्रेम से, वो जो लालू फ्रेम था उससे बाहर निकलकर तेजस्वी फ्रेम बनाने का प्रयास किया है। और नीतीश जी ने अपने पुराने कार्यों के आधार सफल पर भी हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुशील कुमार, वो बहुत बड़ी बात आपने की और वो सफल हुए हैं, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं, रुझान यही बता रहे हैं कि जो लालू फ्रेम था जिसपे एक ठप्पा था वो हटा है और तेजस्वी ने स्वयं को साबित किया। ऐसे कोई आज जिस तरीके के रुझान है जो आंकड़ों से देखकर कोई भी कह सकता है कि तेजस्वी का जादू
तो चलाया, भले ही वो कुछ भी बात हुई हो, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो चुनाव में घोषणाएं होती हैं, पूरी हो या ना, वो तो बाद के काम है। ऐसे बहुत सारे चुनाव गए हैं जिसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, बाद में पूरी हुई नहीं हुई है कोई आज जानता भी नहीं कि क्या घोषणाएं हुई थी। ऐसे बहुत सारे काम है। मैं उनियाल जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से भी एक बात ये आई कि जब भी कोई चुनाव के अंदर जब इस तरीके का चुनाव आता है तो एक बात होती है कि बैलेट पेपर में तो वहाँ तेजस्वी आगे थे और ईवीएम मशीन में है, तो क्यों ईवीएम के ऊपर दोषारोपण हमेशा होता है? कैसे आप देखते हैं वर्तमान में भी ऐसे हम कहेंगे कि विपक्ष के पास जब कुछ नहीं रहता तो एक बात ये रहती है कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ हो गई, अगर यहाँ तेजस्वी जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, और अगर एनडीए की हम कहेंगे बढ़त और एनडीए जीते तो ईवीएम खराब है। तो आखिर कैसे इस चीज को माने, क्योंकि लगातार क्या खाली रुझान या हम कहेंगे इस तरीके के पहले से ही हम जो आंकड़े दे देते हैं, जिसे सर्वे का नाम दे देते हैं, वो सर्वे दिखा दें कि आज सर्वे के अंदर ये बढ़त ले रहे हैं, ये जीतेंगे, और उसी को हम मान ले कि नहीं ये जो कह दिया बस वो ठीक है, उसके बाद सब दोष ईवीएम का। कैसे आप देखते हैं प्रभाकर उनियाल जी? जी गोस्वामी जी, मेरी बात तो आपने स्वयं ही कह दी। वास्तव में ईवीएम को लेकर के सब प्रकार की जांच हो चुकी है, जितनी भी जांच, जितने संदेह थे सबका निवारण हो चुका। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको कह दिया कि ये फुल प्रूफ है, इसमें किसी प्रकार की टेम्परिंग नहीं हो सकती, ये सिद्ध है। और उसके बाद बहुत सारे चुनाव हुए और सबने उसका परिणामों को स्वीकार किया। अब जब हार जाते हैं कोई तो मनस्थिति ये है कि हार स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसी मनोवृत्ति हो जाती है। हार नहीं स्वीकार कर सकते तो किसी पर दोष थोप दो, तो सबसे आसान जो है ये कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ये बहुत गंभीर बात, अब इसको न जनता गंभीरता से लेती है, न मीडिया गंभीरता से लेती है, न न्यायालय या कोई संस्थाएं गंभीरता से लेती हैं। ये एक रिचुअल है जो कहते रहते हैं, वो हारने वाला ये कहता है। मैं इस विषय पर गोस्वामी जी कहना चाहूँगा। प्रभाकर जी, एक आंकड़ा और आ रहा है सामने कि बीजेपी बढ़त लिए हुए है, जनता दल यू से भी आगे बीजेपी अब की बार जा रही है। कैसे देखते हैं, क्या हुआ? गोस्वामी जी देखिए, इस बिहार विधानसभा के साथ और भी विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 28, उत्तर प्रदेश में जो जितने उपचुनाव हुए हैं 7 में से 6 में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है अभी तक स्थिति। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव है, उसमें 20 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। गुजरात में 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। कर्नाटक की 2 की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो सब प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है वह विश्वास लगातार दिखाई दे रहा है। और बिहार में भी मैं एक बात आपके चैनल पर पिछली बार कह रहा था कि सर्वे क्या कहता है, एग्जिट पोल क्या कहता है, वो तो कैमरे के सामने कहने वाली बात है, लेकिन सारी बातें कैमरे के सामने नहीं कही जा सकती। कोई मुस्लिम महिला जिसके सिर से 3 तलाक की तलवार हट गई, जिसको कहती थी बोल दूं 3 लफ्ज, वो हमेशा लटकी रहने वाली तलवार हट गई, तो वो दिल उनका क्या कहेगा ईवीएम पर जाने पर, वो दिल से काम लेंगी तो मोदी को वोट देंगी। ये और वो मुखर नहीं है, वो टीवी के सामने, कैमरे के सामने कभी नहीं बोलेंगे कि हमने वोट मोदी को देना है या मोदी को वोट दिया, लेकिन दिल क्या कहता है। ऐसे ही जो प्रारंभिक संकोच नीतीश जी का था, जो पलायन करके मजदूर आए, वो लोगों को पसंद नहीं आया, उसको लोगों ने काफ़ी बातें की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने किसी को भूखा नहीं मरने दिया। पड़ोसी ने कोई मदद नहीं होगी, लेकिन सरकार ने हर घर में राशन पहुंचाया, कोई भूखमरी से नहीं मरा। जनता इसको भी तो देखती है कि सरकार ने पूरे विश्व में कितना हाहाकार मचा हुआ है। भारत में कोरोना के खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ी गई, मृत्यु दर या बाकी चीजें कैसी नियंत्रण में रही, देख ही रही है। ये अलग बात है कि वर्तमान में जिस तरीके के चुनाव में रुझान आ रहे हैं, इसके पीछे पीछे एक आंकड़ा और ये भी आ रहा है कि कांटे की टक्कर चल रही है। अब तो कुछ जगह तो जो हम कहेंगे अंतर जो है 200-300 वोटों का ही चल रहा है लगातार, और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां 500 से नीचे के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, और लगभग 70 सीटें ऐसी हैं जहां 1000-2000 का हम कहेंगे आगे पीछे का एक आंकड़ा आ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अभी से कह देना बहुत जल्दी होगा। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।